नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, चाहे निवेशकों का प्रोटेस्ट हो या सारा की अराजक नीतियां हों। आज मैं बात करूंगा अंधभक्ति की, अंधभक्ति के दुष्परिणाम की, और जो लोग अंधभक्ति में डूबे रहते हैं उन्हें कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं, या उस अंधभक्ति की वजह से दूसरे लोगों को कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं। इन सब जितनी भी बातें हैं इन पर मैं बात करूंगा। तो पहले मैं बात करता हूं सुब्रत राय के प्रति जो सहारा के निवेशकों, कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों में जो अंधभक्ति रही है, पहले वहां से ही बातें मैं यहाँ शुरू करना चाहूंगा। कि सुब्रत राय आज यदि देश में सुब्रत राय के खिलाफ सहारा के मामले को लेकर, भुगतान को लेकर जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो भुगतान सहारा इंडिया पर बताया जा रहा है निवेशकों का, जो सहारा में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जो सहारा में आज ये दुर्दिन आ गए हैं, इनका बहुत बड़ा कारण जो है सुब्रत राय के प्रति कर्मचारियों, निवेशकों और कार्यकर्ताओं में अंधभक्ति रही है। सुब्रत राय कुछ भी करते रहे हों, लेकिन उनके जो कर्मचारी रहे हैं, उनके जो निवेशक रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं, वो उन्हें एक तरह से अच्छा ही मान के चल रहे थे। जैसे मैं खुद सहारा में लंबे समय तक रहा हूँ। कई बार हम गलत नीतियों का विरोध करते भी थे, या गलत बातें जो होती थी सहारा में उनकी बात करते थे। तो अंधभक्ति के चलते जो कर्मचारी थे, जो निवेशक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो मारने मरने को तैयार हो जाते थे। जैसे आज की तारीख में भी लोग बोलते हैं कि सुब्रत राय जो है वो देशभक्ति पर बड़ा ध्यान देते थे। जैसे सारा इंडिया के जितने भी कार्यालय हैं उनमें भारत माँ की प्रतिमा लगी हुई है, या कोई भी सहारा में यदि कार्यक्रम होता था या आज भी होता है, वो भारत माँ की जो तस्वीर हो या प्रतिमा हो उस पर दीप प्रज्वलित करने के बाद में वो कार्यक्रम शुरू होता था, या आज भी होता है। तिरंगे के मामले में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सुब्रत राय ने। और भी चाहे वो कारगिल में शहीद हुए सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने का मामला हो, गुजरात में भुज में जो भूकंप आया उसमें मदद देने का मामला हो, उन सबको आधार बना के एक सकारात्मक जो है चेहरा सुब्रत राय का लोगों के मन में बैठा हुआ था। लेकिन जो अंधभक्ति के चलते लोगों ने ये नहीं देखा कि जब कारगिल में जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर सुब्रत राय ने जब 10 साल तक लोगों के पैसे काटे, तब लोगों की समझ में नहीं आया कि 10 साल तक पैसे काटने का मतलब खुद सुब्रत राय जो है 10 लाख सदस्यों का परिवार बताते हैं। सुब्रत राय ने कितने पैसे उन जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनके परिजनों को दिए, और कितने पैसे सारा इंडिया के कर्मचारियों, निवेशकों, एजेंटों और कार्यकर्ताओं से काटे गए, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। या सहारा में एक मैगजीन छपती थी, वो कई कई महीने बाद में आती थी, लेकिन उसके 10 रुपए प्रति माह हर महीने जो है वो कर्मचारियों से काटे जाते थे। और भी कितने मामले सहारा वेलफेयर के और कई उसमें पैसे काटे जाते रहे हैं उसमें से। और जिस तरह से जो प्रबंधन कर्मचारियों को परेशान करता था, कितने कर्मचारियों ने सुसाइड भी कर लिया है किया उस बीच में, और कितने कर्मचारी परेशान होकर नौकरी छोड़ देते थे। तो कभी जो है इस अंधभक्ति के चलते वो विरोध का स्वर उठ नहीं पाया। विरोध कब हुआ? जब उसके दुष्परिणाम अंधभक्ति के आने लगे। जब और अंधभक्ति देखिए सुब्रत राय के प्रति, जब सहारा में सैलरी कई कई महीने तक नहीं मिली थी, और सुब्रत राय जब जेल में बंद हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो सुब्रत राय ने एक पत्र सभी कर्मचारी को लिखा था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, उसे छुड़ाइए। मतलब एक आर्थिक मदद कर्मचारियों से ही सुब्रत राय ने मांगी थी। तो उस समय भी अंधभक्ति देखिए आप, कि सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन सुब्रत राय के लिए किसी ने पेट काट कर, किसी ने अपनी पत्नी के जेवर बेच के, किसी ने कर्जा लेकर, कम से कम हर कर्मचारी ने 10,000 रुपए जो है वो सुब्रत राय को जेल में छुड़ाने के नाम पर दिए थे।
उसमें सारा के एजेंट भी थे बड़े स्तर पर, सारे के जो कार्यकर्ता थे सारे इंडिया में वो भी बड़े स्तर पर थे। और जो बाद में जानकारी हुई, लगभग 1250 करोड़ रुपए जो है सुब्रत राय के उस पत्र पर जमा हुआ था। मतलब सुब्रत राय ने अपने कर्मचारियों से ही जेल में छुड़ाने के नाम पर 1250 करोड़ रुपए ठग लिए थे। वो मामला मैंने जब तिहाड़ जेल में सुब्रत राय से मिले, वो मामला मैंने उठाया भी था। हालांकि मैं देशभक्ति की बात कर रहा हूँ, ज्यादा और मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा। तो ये आज सारा निवेशकों का, एजेंटों का जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो भुगतान सारा इंडिया पर है, उसका बहुत बड़ा कारण सुब्रत राय के प्रति जो सारा निवेशकों, कार्यकर्ताओं में, कर्मचारियों में अंधभक्ति रही है। यदि वो दौर मैंने भी देखा है, सारा इंडिया में के लोग, जब सारा शहर में जब कार्यक्रम हुआ था, जब अपने दोनों बेटों की शादी सुब्रत राय ने 2005 में की थी, तो कई किलोमीटर तक सुब्रत राय के पैर छूने के लिए इन्हीं सारा इंडिया के कर्मचारियों की लाइन लगी हुई थी। हालांकि मीडिया के लोग, अधिकारी लोग भी भले ही पैर छूते हो, लेकिन जो कर्मचारी थे वो ज्यादा पैर छूने में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन सारा इंडिया में तो जैसे सुब्रत राय के पैर छू लिए आपने तो पुण्य कमा लिया, ये माहौल था सारा इंडिया में। और उस अंधभक्ति के दुष्परिणाम आज सामने हैं। ग्रुप कहाँ है? यदि अंधभक्ति नहीं होती, सारा की सुब्रत राय की गलत नीतियों का विरोध होता, तो सुब्रत राय संभलते और सुब्रत राय शायद गलत काम ना करते। जैसे सारा सेवी के मामले में यदि उनकी गलत नीतियों का विरोध होता, तो वो विज्ञापन छपाकर मामले को ना बिगाड़ते और आज सारा सेवी के मामले को लेकर ये दुर्दिन सहारा में ना हुए होते। या सारा निवेशक यदि पैसों को लेकर अपने, जो वो सारा कार्यकर्ता जो निवेशकों से पैसा जमा किया था, उसे सचेत रहते या बीच बीच में ऐसा माहौल बनाते रहते, तो शायद आज उनका पैसा ना डूबता। तो ये सारा में सुब्रत राय के प्रति अंधभक्ति थी, जो आज ग्रुप तो डूब ही रहा है। और जो निवेशक, जो कार्यकर्ता सारा में जिन्होंने एक एक पैसा जोड़कर सुब्रत राय को पैसे ला कर दिए, उनका भी पैसा लगभग डूब चुका है। हालांकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे मिलने की उम्मीद है। तो ये अंधभक्ति के दुष्परिणाम सहारा में सामने बिल्कुल है। आप अंधभक्ति में आगे बोलूंगा, आप बाबा आसाराम देख लीजिए। एक समय था कि आसाराम के पीछे लोग दीवाने थे। एक्चुअली ये जो लोग हैं, ये इस तरह की लच्छेदार भाषा बोलते हैं, इस तरह की सामाजिक न्याय देने की भाषा बोलते हैं, लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आसाराम जब अपना कार्यक्रम करते थे, तो वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे, जैसे कि भाई 2 भाइयों का बंटवारा हो रहा है, अनाज पड़ा है। छोटे भाई ने आया कि भाई मुझे मैं तो आगे बहुत कमा लूंगा, बड़े भाई के में एक अनाज बाल्टी डाल दिया। बड़ा भाई आया कि यार मैंने तो जिंदगी देख ली है, छोटे भाई को भी बहुत काम करना है, एक बाल्टी उसने डाल दिया अपने छोटे भाई के हिस्से में। तो जो न्याय प्रिय बात करते थे, समाज को जोड़ने वाली बात करते थे, उनसे लोग प्रभावित होते थे। और ऐसे लोग जो है ना, इनमें स्वमोह की बड़ी क्षमता होती है। आप राम रहीम देख लीजिए। एक समय था, राम रहीम का एक नारा था, उसमें राम रहीम जो है, जब लोग उनके जो भक्त जाते थे वहां पर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक बड़ा जो है राम रहीम का ये नारा था। और लोगों ने राम राम करनी बंद कर दी थी, नमस्ते करनी बंद कर दी थी। जो उनके भक्त थे, जो भी मिले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इनमें से। तो ये अंधभक्ति थी। आज राम रहीम देख लीजिए। और जो अंधभक्त होते हैं ये, मैंने देखा है कि यदि इनके बच्चे किसी बाबा के बारे में या किसी इस तरह के महंत के बारे में, किसी नेता के बारे में या किसी बड़े आदमी के बारे में यदि अपने माता पिता को यदि सचेत करते हैं या दादा दादी को सचेत करते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो अंधभक्ति इतनी हावी हो चुकी है होती है इन लोगों में कि उन्हें अपने बच्चों की बात भी जो है वो सही नहीं लगती है। वो लोग तो वो उन्हें धमका देते हैं और उसके दुष्परिणाम सामने हैं। राम रहीम का मामला जो है, लोग जो है, एक चीज और लोगों में होती है, यदि अंधभक्ति है कि बुजुर्ग लोग हैं, जाए कोई बात नहीं है, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं। और कितने लोग तो जवान बेटियों को ले जाते हैं उन कार्यक्रमों में, और उसके दुष्परिणाम सामने हैं। राम रहीम जो जेल में है, वो चोरी या डकैती के मामले में नहीं है, वो यौन शोषण के मामले में जेल में बंद है।
रामपाल का आप देख लीजिए। तो ये जितने भी साधु रहे हो, महंत रहे हो, उद्योगपति रहे हो, नेता रहे हो, इनके प्रति जो अंधभक्ति रही है, उसके दुष्परिणाम सामने आए। और राम रहीम तो जब खट्टर सरकार बनी हरियाणा में, तो पूरी कैबिनेट नतमस्तक होने गई थी राम रहीम के दरबार में, और उसमें 50 लाख रुपए खट्टर सरकार ने राम रहीम को दिए थे। नेता तो नतमस्तक रहते थे। और आज भी राम रहीम जब पैरोल पे आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहां जो है दंडवत होने गए थे। आसाराम के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो रहे हो, और लाल कृष्ण आडवाणी रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, सुषमा स्वराज रहे हो, नितिन गडकरी रहे हो, जितने भी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, वो सब बाबा राम के यहाँ दंडवत होने जाते थे। हालांकि और भी मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलूंगा, और भी पार्टी के नेता रहे हैं। और चंद्रा स्वामी के पास में तो ये माना जाता कि चंद्रशेखर सिंह और इंदिरा गांधी जैसे नेता भी वहां पर जाते थे उसमें से। तो चंद्रा स्वामी वाला मामला तो अंधभक्ति का नहीं है, लेकिन ये जो आज देश में अंधभक्ति चल रही है, मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। जहां से जो कार्यक्रम मैंने जिस बात को लेकर शुरू किया था, आज जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश में, उनके प्रति देश में बहुत बड़ी अंधभक्ति है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यदि आज आप बात कर लीजिए बेरोजगारी की, तो रोजी रोटी जो है आज की तारीख में बहुत प्रभावित हुई है। और ये माना जा सकता है कि रोजी रोटी नाम की चीज आज देश में बहुत कम है। और 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल को। दूसरा कार्यकाल ये 23 से अगले साल खत्म होने जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। यदि जो नौकरी पेशा लोग हैं निजी संस्थाओं में, वो मंथन करें कि आज जो वो लोग वेतन पा रहे हैं, क्या वो संतोषजनक है, या आज जो ऑफिसों में जो माहौल है क्या वो संतोषजनक है, या इससे 10-15 साल पहले जो ऑफिसों में माहौल होता था, या जो वेतन मिलता था, या सुविधाएं थी, क्या वो आज है। जैसे EL, CL, PL, ML जो सारा जो निजी संस्थाओं में एक व्यवस्था थी छुट्टियों की, क्या वो आज है। सरकार जो नया जो श्रम कानून में संशोधन किया है, उसमें 3 दिन वीकली छुट्टी देने का प्रावधान है कि 12 घंटे की ड्यूटी हो जाए। कि इस देश में 3 दिन सप्ताह में छुट्टी हो सकती है। या आप छोटी संस्था में चले जाइए तो रविवार की छुट्टी, सप्ताह में एक छुट्टी देने को भी छोटी कंपनियां तैयार नहीं है। तो ये इस समय जो ये माहौल निजी संस्थाओं में उभर के आया है, ये किसके कार्यकाल में आया? ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इनके कार्यकाल में उभर कर आया है। आप सरकारी नौकरी की बात देख लीजिए, किस तरह से निजीकरण हो रहा है देश में, सरकारी संसाधनों को किस तरह से दोहन हो रहा है। और सरकारी नौकरी, जैसे लोग आरक्षण की बात करते हैं, यदि ये इसी तरह से चलता है तो आरक्षण की बात करना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सरकारी नौकरी जो देश में चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे अग्निपथ योजना आई है, उसमें कोर्ट ने भी बोला है कि नहीं ये संवैधानिक है, लेकिन ये भाई 4 साल की नौकरी का क्या मतलब है, वो भी सेना में। आप कह रहे दूसरी जब वो वहां से रिटायर्ड होंगे तो दूसरी जो और जगह उन्हें नौकरी मिलेगी, सेना में क्यों नहीं? जो आदमी से देश की सेवा करने जा रहा है उसे क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए? क्यों नहीं उसकी 60 साल की नौकरी होनी चाहिए? क्यों नहीं और उसे जो सेना में सुविधाएं मिलती है वो होनी चाहिए? तो ये जो इस समय, और विशेष रूप से पेंशन, और मैं देखता हूं कि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, विशेष रूप से जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, वो उनमें बड़ी भक्ति है नरेंद्र मोदी की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये पेंशन किसके कार्यकाल में उन्हें मिलनी शुरू हुई थी, या आज जो देश में पेंशन खत्म कर दी गई है, उनका बुढ़ापा तो पेंशन की वजह से कट रहा है। देखिए आज जो दौर शुरू हुआ है, यदि आपके पास में पैसा है तो कोई पूछ रहा, नहीं तो नहीं पूछ रहा है। विशेष रूप से बुजुर्ग के पास में पैसा नहीं तो उसके अपने बच्चे उन्हें पूछने को तैयार नहीं है। ये माहौल इस समय उभर कर आया है। तो ये माना जाता था कि यदि पेंशन मिल रही होती है तो आदमी का बुढ़ापा सही ढंग से कट जाता था। पेंशन खत्म हो चुकी है। हालांकि रेलवे में बहुत बड़ी जो है आंदोलन होने जब जा रहा है पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, और लोगों को समझ में आना लगा है कि जो पुरानी पेंशन योजना थी
कम से कम उसमें बुढ़ापा कट जाता था। रेलवे में भी, सरकारी विभागों में भी पेंशन खत्म कर दी जा रही है। पेंशन, जो नई पेंशन योजना आई है, उसमें तो एक तरह से रोटी का भी आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है, 2 वक़्त की रोटी नहीं खा सकता है, वो पेंशन योजना है। अभी देख लीजिए, अभी भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर जो सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे ईडी का शिकंजा हो, इनकम टैक्स का शिकंजा हो या सीबीआई का शिकंजा हो। मैं किसी को पाक साफ आज की तारीख में नहीं बता सकता। यदि आज विपक्ष डरा हुआ है, यदि आज विपक्ष कमजोर है, यदि आज विपक्ष के चुप है, तो कहीं ना कहीं कमियां विपक्ष में है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप कि जो विपक्ष में बैठे हुए दल, सड़कें जो है लगातार आंदोलन होते रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी जो अपने को लोहिया का अनुयायी बताते हैं, जो लोकनायक जयप्रकाश का अनुयायी बताते हैं, कहाँ है वो? विधानसभा में तो हु करेंगे, लेकिन सड़क पर कहीं पर समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई देती है। बहुजन समाज पार्टी तो, मायावती तो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। मतलब उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज नहीं है इसमें से। हाँ, हाँ, ये भी डर है कि जो लोग, जो नेता बोले, जैसे संजय राउत बहुत बोलते थे, उन्हें जेल भिजवा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता बहुत बोलते हैं, सतिंदर जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी बहुत पाक साफ है। निश्चित रूप से आज मैं आम आदमी पार्टी के बारे में भी कहूंगा कि ये लोग देश की राजनीति को बदलने आए थे, और सभी राजनीतिक दलों पर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, सबको एक तरह से बेईमान साबित कर दिया था। और आज यदि सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने रिमांड पर लिया है, गिरफ्तार हुए हैं आबकारी नीतियों को लेकर, और जिस तरह से उन पर आरोप है कि उन्होंने 12% जो मुनाफा था उद्योग, शराब उद्योगपतियों का, वो 5% जो था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया था। और उन पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप है, उन पर खातों में हेराफेरी करने का आरोप है, उन पर मोबाइल को जो है नष्ट करने का आरोप है। तो इस तरह के यदि आज आरोप उन पर लग रहे हैं, तो पाक साफ तो नहीं बताया जा सकता है। या आप इन लोगों के चेहरे देख लीजिए अन्ना आंदोलन में, और आज चेहरे देख लीजिए, लाल चेहरे आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के हो चुके हैं। तो मजे तो वो मार रहे हैं इस समय। आम आदमी पार्टी को वो राजनीति बदलने वाली पार्टी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, यदि भ्रष्टाचार आप खत्म कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो करप्ट है, और जग जाहिर हो चुका है, कई नेता ऐसे हैं, चाहे येदियुरप्पा हो आपका, उसमें से कर्नाटक में विजय वर्गीय, आप देख लीजिए कहाँ से इतना धन आता है। और कितने नेता है, नोएडा में कहीं मत जाइए, जो महेश शर्मा है, आप उनकी संपत्ति आज देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले देख लीजिए। तो और भारतीय जनता पार्टी में तो माना ही जाता है कि अधिकतर जो है वो पैसे वाले ही नेता हैं। मतलब एक तरह से ये आज की तारीख में पूंजीपतियों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ता, इनकम टैक्स का छापा पड़ता, या सीबीआई का छापा पड़ता, तो मैं मान लेता कि नरेंद्र मोदी देश से भ्रष्टाचार मिटाने को के लिए ये अभियान छेड़े हुए हैं। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा है, और जो नेता जैसे देख लीजिए, आप लालू प्रसाद यादव बेबाक रूप से बोलते थे, उनका हश्र देख लीजिए, मनीष सिसोदिया आज देख लीजिए, संजय राउत देख लीजिए, या जो लोग, जो नेता चुप है, मायावती चुप है, अखिलेश यादव चुप है, शरद पवार चुप है, देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है। शिवसेना को तो एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म ही कर दिया है, उसमें से वो सब सामने है। और ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्हें बड़ा सम्मान मिल रहा है। एक कार्यक्रम में मैंने खुद देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि एकनाथ शिंदे थोड़े नरेंद्र मोदी के बगल में आके खड़े हो गए, तो नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़कर उनका जो है ऐसा दुत्कारा कि जैसे एक तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज में बोल दिया गया था कि तुम्हारी औकात मेरे बगल में खड़े होने की नहीं है। तो ये जो सत्ता के लिए जो विरोधियों की आवाज दबाने का खेल चल रहा है, जो सत्ता के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और सत्ता जो इस समय चल रही है, वो में लोग कितने दावे करते रहे कि ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मैं इन्हें अच्छे काम नहीं मान सकता। जब तक आम आदमी के लिए काम ना हो, वो काम नहीं माने जा सकते। जब तक
रोजगार पे काम ना हो, कानून व्यवस्था पर काम ना हो, महंगाई पर काम ना हो, उसे काम नहीं माना जा सकता है। लोग दावा करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी यदि इतना अच्छा काम नहीं करते तो दूसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बने या दूसरी बार प्रचंड बहुमत से कैसे आए। सरकार में आने का मापदंड अच्छे कामों से नहीं होता है। या दूसरी बार यदि सरकार बनी है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसे इसे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जैसे कांग्रेस ही थी, देश आजाद होने के बाद में 77 में आके बदलाव हुआ था, इसका मतलब बदलाव ही नहीं होना चाहिए था। या जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, मधु लिमियर, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह और ये जो नेता लगातार विरोध कांग्रेस का करते रहे थे उस समय, चंद्रशेखर सिंह तो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहकर विरोध किया, उन्होंने अलग हुए तो चरण सिंह ने विरोध किया, तो विरोध नहीं होना चाहिए था। यदि आज दोबारा सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के, तो जिस तरह से वो हास्यास्पद बात करते हैं, अरे भाई काम नहीं कर रहे तो दोबारा कैसे आ गई? ठीक है दोबारा आ गई तो, लेकिन दोबारा आने का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत अच्छे काम किए उसमें से। तो कुल मिला के जो आज मेरा इस कार्यक्रम को पेश करने का मकसद है वो ये है कि कोई भी आदमी हो, यदि वो जागरूक व्यक्ति है, यदि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यदि उसके अंदर विवेक है, तो उसे मंथन इस चीज पे करना चाहिए कि देश में जमीनी काम हो क्या रहे। या लोग प्रधानमंत्री के बारे में दावा करते हैं कि भाई, और मैं प्रधानमंत्री को लेकर इसलिए मुद्दे ज्यादा उठाता हूं कि यदि कोई संपन्न व्यक्ति है, कोई रजवाड़ों से आया हुआ व्यक्ति है, या कोई जो राजनीतिक परिवार जो विस्थापित है उनमें से आया हुआ है, वो यदि ऐशो आराम की जिंदगी बिताए, यदि वो व्यक्तिगत रूप से अपने पर ज्यादा खर्च करे तो माना जा सकता है। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते हैं कि मैं गरीब परिवार से उठकर आया हूं, और वो गरीब परिवार से उठकर आए भी हैं, और वो जिस तरह से पूंजीपतियों की गोद में खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके मित्र, उनका उठना बैठना पूंजीपतियों के साथ में है, कोई कितने दावे करे, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी को कभी आम आदमी के साथ में बैठे हुए नहीं देखा है। आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी का एक फोटो मुझे किसी किसान के, मजदूर के साथ में दिखा दीजिए। उनके एक वो व्यवस्था, उनकी जो टीम बनाती है, वो जो धनाढ्य संपन्न लोग हैं, उनसे उठना बैठना बात करने में नरेंद्र मोदी को मजा आता है। या देश में लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल देख लीजिए, चरण सिंह जी का कार्यकाल देख लीजिए, मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल देख लीजिए, या पंडित नेहरू का भी। पंडित नेहरू पे हालांकि लोहिया जी ने जो है फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था। चरण सिंह का लाल किले पे वो भाषण देखिए, एक छीनी सी धोती पहने हुए चरण सिंह जी उसमें से। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो ये बोला जाता था कि 2 जोड़ी कपड़े थे उन पर, उनमें से। यदि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और वो जो है फिजूल खर्ची करता है, तो उस पर उंगली उठनी चाहिए, उठेंगी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तिगत जो उनका खर्चे है, उसका आकलन यदि आप करेंगे तो कहा नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब आदमी की चिंता करते हैं। और जो मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने हितैषी हैं, मजीठिया वेज बोर्ड जो प्रिंट मीडिया को मिलना था, और जो अवमानना का केस अखबार मालिकों के खिलाफ चल रहा था, अरुण जेटली उसमें वित्त मंत्री थे, किसके दबाव में अखबार मालिकों को राहत मिली थी अवमानना केस में? आप याद कीजिए। मजीठिया केस सुप्रीम कोर्ट से निपटाया जा सकता था, उन मजीठिया के केस लड़ने वाले कर्मचारियों को भटकने के लिए लेबर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। वो किसका दबाव था? या सारा इंडिया में इस समय जो 2 लाख करोड़ का जो है बकाया भुगतान है, जो है एजेंट लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लोकसभा में मामला उठ चुका है, विधानसभा में मामला उठ रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे मर रहे हैं? और क्या सुब्रत राय पे शिकंजा नहीं कर सकते? जब रक्षा मंत्री के साथ सुब्रत राय बैठ रहे हैं, क्यों नहीं रक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री ने पूछा कि सुब्रत राय जो है कई बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, और वो सारा सेबी के मामले में आरोपी है, उन्होंने लोगों का पैसा मार रखा है। मतलब यदि आप भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते रहोगे तो आप कुछ भी करते रहे, कोई आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। या और जो दूसरे मामले हैं आप देख लीजिए देश में, या हिंसा का मामला देख लीजिए। यदि देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई हिंसा होती है, एक बयान मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा दीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कि उन्होंने माहौल को शांत करने के लिए कोई बयान दिया हो या भाईचारे को लेकर कोई प्रयास किया हो।
तो यदि आज देश में एक हिंदू मुस्लिम को लेकर, भाईचारे को लेकर जो माहौल है, जो कि विषाक्त माहौल देश में बन चुका है, यदि आप देश में सरकार आपकी है, आप प्रधानमंत्री है और आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस माहौल को बनाने की बनती है। या देश में यदि इसी तरह से कोई हिंदू राष्ट्र की बात करने लगेगा, कोई खालिस्तान की बात करने लगेगा, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की बात करने लगेगा, तो ये जो हमारा संविधान है, जो कहते हैं कि अनेकता में एकता, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, लेकिन सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये नारा कैसे फलीभूत होगा? कैसे देश जो है एकजुट होगा? तो यदि आज आपकी सरकार चल रही है और इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, विशेष रूप से रोजी-रोटी का, आज की तारीख में जो रोजगार नहीं है देश में, इस पे बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और जो सरकार जो विदेश के मुद्दे भटका देती है, जैसे अभी कोई बात करोगे तो जो इस समय भक्त है नरेंद्र मोदी के, वो कहेंगे नहीं, नहीं, देखिए आपने विदेश में रुतबा पैदा कर दिया। अरे विदेश में रुतबा पैदा किया नहीं किया, या वो अलग मामला है। विदेश नीति भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत हो, विदेश नीति में हो सकता है सफल हो। लेकिन देश की बात कीजिए, रोजी-रोटी की बात कीजिए, रोजगार की बात करिए, ये भाईचारे की बात कीजिए, देश के संविधान की बात कीजिए और अच्छी राजनीति की बात कीजिए, अच्छे माहौल की बात कीजिए। तो ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रति लोगों में देशभक्ति है, तो मेरा ये मानना है कि यदि इस देशभक्ति से नहीं उभरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुल के विरोध कीजिए, लेकिन जहाँ गलत है उसे गलत बोलिए, जहाँ सही है उसे सही बोलिए। यदि इस देश इसे अंधभक्ति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों में है, यदि इससे नहीं निकले, तो मेरा मानना ये है, जैसे सहारा में सुब्रत राय की अंधभक्ति के चलते जो दुष्परिणाम सहारा में सामने आए हैं, जैसे आसाराम की अंधभक्ति के चलते जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, जैसे रामपाल की अंधभक्ति के चलते जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, जैसे राम रहीम के अंधभक्ति के चलते जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, तो मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो अंधभक्ति है लोगों में, इसके दुष्परिणाम जब सामने आएंगे, और इतने दुष्परिणाम सामने आएंगे यदि आज अंधभक्ति से नहीं निकले, कि सोचने समझने का भी मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये कहा जाता है कि जब डूब जाएंगे तब समझ आएगी, इससे कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं विपक्ष की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, इस समय देश में विपक्ष है, इसे मैं बिल्कुल खत्म विपक्ष मानता हूँ। देश में कोई ऐसा विपक्ष में नेता नहीं है जिस पे हम गर्व कर सके, या जिस पर हम कह सके कि ये जनहित के लिए, देश समाज के लिए ये व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। तो आज यदि विपक्ष में नहीं तो और जनता में, ये हिंदुस्तान है, इसमें एक से एक वीर हुए हैं, इससे एक से एक बड़े नेता हुए हैं, इसमें एक से एक बुद्धिजीवी हुए हैं। तो देश वीरों से खाली नहीं है, देश नेताओं से खाली नहीं है, देश क्रांतिकारियों से खाली नहीं है। और देश में कोई क्रांतिकारी नेता उभर कर आएगा, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए साथियों। इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।